बच्चों नमस्कार। सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आपके? बताइए, आवाज़ वगैरह सब ठीक है? आपको आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है? साहुल यादव गुड आफ्टरनून। आकाश चौहान गुड आफ्टरनून। सौम्या गुड मॉर्निंग, राधे राधे। पिंकी गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सभी को नमस्ते। ओमकार, हिमांशु सभी को नमस्कार। कुछ बच्चों की ये शिकायत थी, टेलीग्राम पर लोग लिख रहे थे कि सर हमारा मैसेज नहीं जाता है, आप हमारा मैसेज नहीं पढ़ते हैं। दरअसल बच्चों क्या होता है कि कई बार यहाँ पर ना कई सारे मैसेज एक साथ चल रहे होते हैं, तो कुछ लोगों का मैसेज सामने पढ़ा जाता है और कुछ लोगों का मैसेज पढ़ा नहीं जाता है, आंखों से ओझल हो जाता है। यदि कोई आपका सवाल है, आपको लगता है कि इस बात में हमें डाउट आ रहा है, पढ़ने में तकलीफ आ रही है, आप उसे टेलीग्राम पर जो डाउट ग्रुप है उसमें लिखें। मैं लगभग बच्चों का जवाब देता हूँ, लगभग बच्चों का जवाब देता हूँ और आपका जवाब भी दूंगा यदि वहां पर आप सवाल के बारे में कुछ लिख रहे होंगे। ठीक है, ये एक बात थी जो मुझे आपको बताना था। चलिए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप बहुत अच्छे होंगे। और शाम में 8 बजे ग्रुप ओपन होता है, वहाँ आप लिख सकते हैं। मैं डाउट का रिप्लाई देता हूँ, यदि आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, कोई उसकी चिंता ना करें आप। चलिए, आइए फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बार क्लास को। ठीक है, शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कल की क्लास में हमने आपको ये बताया था, कल की क्लास में हम आपको ये समझा रहे थे कि नाभिक की स्टेबिलिटी, नाभिक की जो स्टेबिलिटी है वो कितना, कोई न्यूक्लियस जो है वो कितना स्टेबल कब होगा। तो हमने बताया कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो रेशियो है, अगर वो 1:1 में होता है तो हम कहेंगे, 1:1 में होता है तो हम कहेंगे कि नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर हमने कहा कि यदि नाभिक में होने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो है, या कहें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है, वो डेढ़ रेशियो अगर 1 है, 1.5:1 यदि होता है, तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाना शुरू हो जाता है और उसमें रेडियो एक्टिविटी आ जाती है, वो अपने आप क्षय होना शुरू हो जाता है। यहां से आगे हम लोग चल रहे हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे परमाणु क्रमांक। हेडिंग डालेंगे परमाणु क्रमांक, जिसे कहेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। कई बच्चों का ये डाउट है कि सर बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, ऐसे केमिस्ट्री कब तक समाप्त होगी, कब तक हमारा रिवीजन होगा। तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी केमिस्ट्री कब तक समाप्त होगी, आपका रिवीजन किस तरीके से होगा, आपका पीवाईक्यू कैसे कंप्लीट होगा, उसकी चिंता आप ना करें, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस मेरे ऊपर इस बात को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, चुप होकर सुनिए, सुनिए ध्यान से। अब हम कह रहे हैं कि जो हमने कहा कि सर जो परमाणु क्रमांक है ये क्या होता है। अगर आप किसी एक क्लास में देखें, किसी एक क्लास में बैठे हुए बच्चों को देखें और उन बच्चों को हम कहें कि ये परमाणु हैं, उन बच्चों को हम कहें परमाणु हैं,
तो जो उनका रोल नंबर है, उनका जो रोल नंबर है, उस रोल नंबर को हम उस व्यक्ति का क्रमांक कहेंगे, उस व्यक्ति का अनुक्रमांक कहते हैं या उस व्यक्ति का रोल नंबर कहते हैं। जैसे किसी क्लास में किसी बच्चे को उसके रोल नंबर से देखा जाता है या रोल नंबर से पहचाना जाता है, ऐसे ही आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को, किसी भी तत्व को उसके परमाणु क्रमांक से नापा जाता है या समझा जाता है। आपने देखा होगा कि आप जब अपनी केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे या आपने आज से पहले पढ़ी होगी, तो ऐसे एक पीरियोडिक टेबल होती है। ये आपकी आवर्त सारणी है, मोसले की बनाई हुई आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट रखे हुए हैं, इस आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट यहां रखे गए होंगे, उनको किसी ना किसी नंबर के आधार पर रखा गया है, और वो जो जिस नंबर के आधार पर रखा गया है, उस नंबर को ही परमाणु क्रमांक कह रहे हैं, उस नंबर को ही परमाणु क्रमांक कह रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि आवर्त सारणी में जो आपके तत्व हैं उनको सजाने का तरीका क्या है। जैसे क्लास में बच्चों को बैठाने का तरीका उनका रोल नंबर होता है, ऐसा ही पीरियोडिक टेबल में सारे तत्वों को सजाने का जो तरीका है, वो सजाने का तरीका आपका परमाणु क्रमांक होता है। लेकिन इससे तो बात नहीं बनी, इससे तो बात नहीं बनी, इससे तो सिर्फ ये समझा कि परमाणु क्रमांक के आधार पर या आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है। तो आप इसका जवाब देंगे कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों को सजाने का जो तरीका है वो परमाणु क्रमांक है। लेकिन ये नहीं समझे, इससे पूरी बात नहीं बनी। ध्यान देंगे क्या कि हम समझ रहे हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के भीतर प्रोटॉनों की संख्या को, किसी भी तत्व के परमाणु के भीतर प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। और आप पहले ही पढ़कर आए हैं कि जितने की परमाणु जो होता है वो विद्युत का उदासीन कण होता है, इलेक्ट्रो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, मतलब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो परमाणु होगा उसके भीतर जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है, उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है। तो हम क्या कहते हैं? लिखें इसमें डेफिनेशन लिखें। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, या इसे ही संख्या कहते हैं, या परमाणु संख्या, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या तत्व के नाभिक में, तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की, तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। के बराबर होता है। पहली बात तो आपने ये लिखी कि परमाणु क्रमांक क्या बताता है? परमाणु क्रमांक बताता है किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताता है, प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। पहली बात तो आपने लिखी। दूसरी बात आप क्या लिखेंगे? इसी में इसे जेड से दर्शाते हैं, इसे जेड से दर्शाते हैं, इसे जेड से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे, उदाहरण अगर देखेंगे हम लोग, तो मान लीजिए कोई तत्व एक्स है, उसके यहां पैरों में जेड लिखा जाता है, यहां पैरों में, इसके पैरों में यहां जेड लिखा जाता है, इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। या अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में नीचे इसके पैरों में जो संख्या लिखी होगी,
इसके पैरों में जो संख्या लिखी होगी, उस पैरों की संख्या को अभी लिखेंगे अंग्रेजी में भाई, उस पैरों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। लिखें, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या तत्व में नाभिक, तत्व के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में, एक सेकंड, यहां परमाणु के नाभिक लिख सकते हैं आप, या ऐसे लिखें, तत्व के परमाणु के, ये सब जोड़ लीजिए, परमाणु तत्व संख्या तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, लिखे जल्दी से। अंग्रेजी में लिखें, एटॉमिक नंबर द एटॉमिक नंबर is equal to number of proton in nucleus of an atom. It is denoted by Z, इसे Z से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, अगर तत्व X है तो ये Z लिखा होता है, या कहें हाइड्रोजन है तो यहां इसका परमाणु क्रमांक 1 लिखा होता है। इधर देख लीजिए, फिर एक बार बताता हूं, परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या कहते हैं। कोई भी एलिमेंट होगा, उसके जो परमाणु होंगे, परमाणु का जो नाभिक होगा, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो हमने कहा एटॉमिक नंबर, चलिए अगली बात लिखें, अगली बात लिखें ध्यान से, कि परमाणु विद्युत का उदासीन कण होता है, विद्युत का उदासीन कण होता है, इसलिए इसमें प्रोटोन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इस बात को ध्यान से समझें, इस बात को ध्यान से समझें। जब हम कहते हैं विद्युत का उदासीन कण होता है, जब हम कहते हैं विद्युत का उदासीन कण होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, मान लेते हैं कि कोई ये आपका एटम है और इस एटम के भीतर ये इसका नाभिक है, इसका न्यूक्लियस है। अगर इसके भीतर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसके भीतर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है आप जानते हैं नेगेटिव, तो ये तो आपका ज्यादा इस पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और चार्ज इस पर नेगेटिव कम हो जाएगा, तो वास्तव में तो ये एक धनात्मक कण हो जाएगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। या अगर इसके नाभिक के भीतर प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब हो जाएगा इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और ये ऋणात्मक कण हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पर ज्यादा है। लेकिन क्योंकि प्रोटॉन न तो धनात्मक हो रहा है और न ही प्रोटॉन ऋणात्मक है, तो इसका मतलब होता है कि प्रोटॉन विद्युत का उदासीन कण होता है। और जब कोई चीज विद्युत का उदासीन कण होगी तो इसका मतलब यह होगा उस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर बराबर होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर बराबर होती है।
लिखें एटम इज इलेक्ट्रो न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to number of electron, is equal to number of electron। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करें बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जो है या जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या के, और ये जो प्रोटॉन की संख्या है ये बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, ये बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि विद्युत उदासीन कण का मतलब क्या होता है, तो आप ये बताएंगे विद्युत उदासीन कण, इलेक्ट्रो न्यूट्रल पार्टिकल, वो होता है जिस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। क्या इस बात में कोई तकलीफ है? क्या इस बात में कोई तकलीफ है बच्चों? उदाहरण अगर आप इसका लेंगे, एग्जाम्पल अगर आप इसका लेंगे, सबसे पहले आप ले लीजिए ये 1H हाइड्रोजन है, ये जो 1 लिखा है ये परमाणु क्रमांक है। इसका मतलब ये होगा कि परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी और उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। हां जेंसी, मैं बोल रहा हूं बेटा कि परमाणु विद्युत का उदासीन कण होता है, इसलिए इसमें प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर बराबर होती है, बराबर बराबर होती है। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूं, देखो पीछे चलो। हम परमाणु क्रमांक पढ़ने आए थे, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व का जो रोल नंबर होता है उसके पैरों में लिखा होता है, उसके पैरों में जो लिखा होता है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को Z से डिनोट करते हैं। और दूसरी बात यह आती है कि सर, क्योंकि परमाणु विद्युत का उदासीन कण होता है, परमाणु विद्युत का उदासीन कण होता है, इसलिए उसमें प्रोटॉन की संख्या और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर बराबर होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें बराबर बराबर होती है। इसी बात को हम विद्युत का उदासीन कण कहते हैं, इसी बात को विद्युत का उदासीन कण कहते हैं। अगर हम ये देखें, अगर हम अपनी पूरी आवर्त सारणी में, एक पॉइंट और लिख लें, यहां एक पॉइंट और लिखें कि आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में, क्योंकि बहुत सारी आवर्त सारणी आई हैं, तो आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया है, सजाया गया लिखें, या परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, रखा गया है। यह बात आगे जाकर आप दोबारा भी पढ़ोगे, यह बात आगे जाकर आप दोबारा भी पढ़ोगे कि परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया है। तो लिखें in modern periodic table elements are listed according to their atomic numbers, जैसे
एग्जाम्पल लें तो सबसे पहला तत्व जो पीरियोडिक टेबल में है वो हाइड्रोजन है, पहला। दूसरा तत्व लेंगे तो हीलियम है, दूसरा। तीसरा तत्व लेंगे तो लिथियम है, तीसरा। चौथा तत्व लेंगे तो बेरियम है, ऐसे। पांचवा तत्व लेंगे तो बोरोन है। छठा तत्व लेंगे कार्बन है। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता चला गया, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता चला गया, वैसे ही हमने अपनी आवर्त सारणी को सजाना शुरू कर दिया। आवर्त सारणी को निमिष उदासीन का मतलब होता है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब एक बार देखें तो दोबारा, एक बार देखें तो ये देखो परमाणु क्रमांक क्या होता है, हमने ये समझा। परमाणु क्रमांक के बाद हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, दूसरी बात ये समझी। तीसरी बात, हमने आवर्त सारणी में किस आधार पर तत्वों को सजाया गया है। उत्तम भाई, न्यूट्रॉन भी भीतर ही होता है, न्यूट्रॉन भी भीतर ही होता है। ठीक है सर, एक बात होगी। अब एक बात और समझिए ध्यान से, आगे जाकर आप और बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन एक बात और समझिए कि जब कोई एक एटम दूसरे किसी एटम से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की भागीदारी होती है। ध्यान से समझिए, जब कोई एक एटम दूसरे, मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले और उनको पानी बनाना है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की भागीदारी होती है। तो क्या रासायनिक बंधन बनाने में या केमिकल कंपोजिशन बनाने में, रासायनिक अभिक्रिया करने में किसकी भूमिका होती है? इलेक्ट्रॉन की भूमिका होती है। और इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में उतने होंगे जितने उसमें प्रोटॉन होंगे। और प्रोटॉन कितने होंगे ये बात बताएगा परमाणु क्रमांक। ठीक है सर, यहां तक देखिए एक बार, बताइए ये बातें यहां तक बताइए जल्दी से, तेजी से। चलिए एक बात और लिख लीजिए, एक बात और लिखिए छोटी सी, कि तत्वों के रासायनिक गुण जो मैंने अभी समझाया, उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर होते हैं, अतः परमाणु का मूल लक्षण है। आगे जाकर इस बात को और बेहतर तरीके से समझोगे। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर is a fundamental feature of an atom। एटॉमिक नंबर अगर आपको पता होगा तो आप बहुत सारी बातें तत्वों के बारे में आप ऑटोमेटिकली ही समझ जाओगे। रुपेश कह रहे हैं कि सर हमें पीरियोडिक टेबल दिखाओ, समय आने पर आपको पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया। दूसरी बात लेंगे, लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। दूसरी बात, द्रव्यमान संख्या। इसे हम लोग मास नंबर कहते हैं।
इसे हम लोग मास नंबर कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, तुम लोग बात करने में नहीं, थोड़ा समझने में ध्यान दो, थोड़ा समझने में ध्यान दो। हम कह रहे हैं कि सर हमने परमाणु क्रमांक समझ लिया, अब हमें यह बताइए कि ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है। ध्यान से समझेंगे, जब हम लोग द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे या मास नंबर की बात करेंगे तो किसी भी, हाँ बिल्कुल हम अलग तरीके से इसको देख रहे हैं। किसी भी तत्व के भीतर, कोई तत्व है, कोई भी जो एलिमेंट बनता है वो छोटे 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 परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो जब हम ये कहते हैं कि किसी भी परमाणु के भीतर प्रोटॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाकर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाकर, न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाकर जो संख्या बनेगी उसे हम द्रव्यमान संख्या कहेंगे। तो किसी भी परमाणु के भीतर, किसी भी परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का जो योग होगा, जो उसका सम होगा, उसे हम उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उसे हम परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, लिखें इस बात को, तेजी से लिखें इस बात को। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। यह बात हमने समझी, इसको नोट करिए एक बार, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं। द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन presents in nucleus of an atom is called atomic mass, is called mass number, is called mass number। दो बातें समझे, दो बातें समझे। दिलसान भाई क्या बात हुई, समझ में आ रही है कि नहीं? कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या जितनी होगी उसे उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उसे उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। शांति से होके पढ़ो, बहुत आसान चीजें हैं, इनमें कुछ है थोड़ी। ये तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपका नोट्स ढंग तरीके से बन जाए और फिर आपको समझ में आने लगे। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको लिखो, एग्जाम्पल लिखें। अच्छा वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है इसका। अब देखें, एग्जाम्पल लें एक। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो ये आपने लिखा था कोई तत्व, इसे लिखते हैं तत्व का नाम। यहां इसके पैरों में नीचे, इसके पैरों में लिखते हैं ये जेड, इसके पैरों में लिखते हैं ये
जेड। और जेड क्या है? जेड क्या है? जेड है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। ठीक है। और इसके ऊपर यहां यहां लिखते हैं ए। ए। और ये ए क्या है? ये ए क्या है? इसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या। इसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है सर। और हमने द्रव्यमान संख्या ये तो हमने इसका चित्र बनाने की कोशिश की, इसका चित्र बनाने की कोशिश की। और देखें, देखें एक सूत्र बनाएं। द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। एक सवाल यहीं से मिलेगा आपको, बहुत बेसिक सवाल। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, बहुत आसान सवाल यहां से मिलेगा। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे बच्चों, द्रव्यमान संख्या को आप ए से डिनोट कर रहे हैं, प्रोटॉन को आप जेड से डिनोट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को आप एन से डिनोट कर रहे हैं, ऐसे। तो क्या आप इससे न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं? क्या आप इससे न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं? तो देखें, हाँ हो सकता है। विश्वनाथ थोड़ी देर के लिए रुको भाई, तुम अपना ज्ञान थोड़ी देर के लिए अपने पास रखो, थोड़ी देर के लिए अपना ज्ञान अपने पास रखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यदि अपने ज्ञान को अपने दिमाग पर हावी करके रखोगे तो मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। हो सकता है आपको मेरे से कई गुना ज्यादा ज्ञान हो सकता है मेरे पास कोई नया तरीका मेरे पास आ जाए, आपको कुछ और बेहतर चीजें समझ में आ जाए, तो आप थोड़ी देर के लिए सुनिए जरा। तो हमने कहा सर यहां से न्यूट्रॉन की संख्या निकालें क्या? हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जा सकती है। अगर आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो ए माइनस जेड ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो द्रव्यमान संख्या से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। एक बार एग्जाम्पल से निकाल कर देखते हैं, एक बार एग्जाम्पल से निकाल कर देखते हैं कैसे होता है। तो सर एक एग्जाम्पल लिया, एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है, अच्छा कोई कह रहा है इंग्लिश में लिखो, बच्चे मैं बोल तो रहा हूं लगातार। इसे बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर। इसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्लस इसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला हम ले लेते हैं, सोडियम को ले लीजिए। पहला हम लेंगे, लिखिए ध्यान से। अरे भैया तुम आराम से पढ़ने की कोशिश करो, आगे ज्यादा दिमाग ना लगाओ। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, भरे हुए दिमाग से पढ़ोगे तो समझ नहीं पाओगे भाई। 23। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल लिया। सर ये क्या है? ये इसका मास नंबर है, ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। ठीक है सर, ये कहां होती है? ये सिर पर लिखी होती है। द्रव्यमान संख्या कहां लिखी होती है? सिर पर लिखी होती है। परमाणु क्रमांक कहां लिखा होता है? सर ये पैर पर लिखा होता है। परमाणु क्रमांक कहां लिखा होता है? सर पैर पर लिखा होता है। कई बच्चे जो पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप मुझे आराम से उनको समझाने दीजिए और आप भी समझिए, ठीक है। चलिए सर, द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। सर मुझे इसमें से क्या निकालना है? मुझे इसमें से न्यूट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है? मुझे इसमें से न्यूट्रॉन निकालना है। ठीक है, न्यूट्रॉन निकालना है। ठीक है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सर मैं करूंगा कि इसके लिए पहले मैं निकालूं द्रव्यमान संख्या, तो मुझे निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड होगा। ए कितना है? 23 है। ए कितना है? 23 है। 11 इसमें से घटाऊंगा जेड, तो 11 और 12 23 आ जाएंगे। 11 और 12 23 आ जाएंगे। जब मुझे यह समझना होगा इसमें कितने आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 12 आ गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने आ गए? 12 आ गए। आवर्त सारणी में क्या लिखा है निशु? आवर्त सारणी में जब आप पूरी पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो यहां लिखा है इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 23 है। तो आपको ये दिया गया है, अब आपको इसमें से ये निकालना है कि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लिया।
सर आवर्त सारणी के पहले ही तत्व पर जाएंगे, इसका नाम हाइड्रोजन है, इसका नाम हाइड्रोजन है। सर ऊपर क्या लिखा है हाइड्रोजन में, ऊपर क्या लिखा है हाइड्रोजन में, सर ये लिखा है द्रव्यमान संख्या, ये लिखी है द्रव्यमान संख्या। सर नीचे क्या लिखा है, ये लिखा है परमाणु क्रमांक, ये लिखा है परमाणु क्रमांक। ठीक है सर, इसे किससे डिनोट करते हैं, ए से। इसे किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है, क्या मैं इससे न्यूट्रॉन निकाल सकता हूं, हां मैं इससे न्यूट्रॉन निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, न्यूट्रॉन की संख्या होगी ए माइनस जेड, एन इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 1, ये 0। परमाणु क्रमांक, आवाज नहीं है भैया, एक बार देखना आवाज। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई। तो हम यहां कहेंगे, यहां से एक नोट निकाल लेंगे, एक नोट निकालें। आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में एकमात्र तत्व हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। एकमात्र तत्व हाइड्रोजन है। संख्या अपने से लिखा है, ये सब पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया तो ध्यान से समझो बच्चे, बिल्कुल बेसिक से लेकर, आप मेरी बातों को ध्यान से समझें, एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं, बहुत बेसिक से, ताकि एक एक बात आपको समझ में आए और फिर आगे जाकर आपको किसी अन्य क्लास या किसी अन्य नोट्स की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज ओनली एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल that is in that neutron is absent। न्यूट्रॉन इज एब्सेंट। क्या आपको समझा पाया मैंने देखो यहां क्या बताया, मैं यहां से चला द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो जोड़ होता है उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से डिनोट करते हैं। एनसीईआरटी में 9th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा है कि इसे ए से डिनोट करते हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमने बताया ये सिर के ऊपर लिखा जाता है, सिर के ऊपर लिखा जाता है। तो यहां मैंने ऐसे बताने की कोशिश की आपको, द्रव्यमान संख्या। फिर ये पैरों में जो लिखते हैं इसे परमाणु क्रमांक लिखते हैं। और यहां से एक सूत्र निकल कर आया, वो सूत्र क्या हुआ कि इधर द्रव्यमान संख्या होती है, इधर प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या निकल कर आती है। ए बराबर जेड प्लस न्यूट्रॉन होता है, जेड प्लस एन होता है। और द्रव्यमान संख्या के आधार पर ही हम क्या निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या के आधार पर ही हम किसी भी जो है एटम में उसके न्यूट्रॉन की संख्या को निकालते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं एक बार और बता दीजिए। ठीक है सर, और ले लीजिए, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, चिंता ना करें, और कुछ एग्जाम्पल लें। चलिए ठीक है सर, अब हम लेते हैं हीलियम को ले लेते हैं। हीलियम को ले लीजिए, मान लेते हैं जब हम हीलियम को लेते हैं, हाइड्रोजन को आपने लिया और आपने यहां पे एक देखिए, सबसे इधर देखेंगे अगर आप फास्ट चल रहे हैं भाई, फास्ट चल रहे हैं, अब चिंता ना करें। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कार्बन है, ये इसका परमाणु क्रमांक है, और हमने मारा C12 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, ये इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। ठीक है, इसे ए से बताएंगे, और ये जो हो जाएगा ये इसका परमाणु क्रमांक होगा, ये इसका परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक नंबर होगा, जिसे आप जेड से बता रहे हैं।
अब आपको इसमें से क्या निकालना है? आपको इसमें से क्या निकालना है? इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है भाई? a इज इक्वल टू जेड प्लस एन होता है। a इज इक्वल टू जेड प्लस एन होता है। तो यहां से n निकालने के लिए आप a माइनस जेड करेंगे। तो आपको न्यूट्रॉन निकालना है। a यहां पर 12 है, a यहां पर 12 है और ये यहां पर 6 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कार्बन 12 में, न्यूट्रॉन की संख्या कार्बन 12 में क्या हो जाएगी? कार्बन 12 में क्या हो जाएगी सर? कार्बन 12 में हो जाएगी 12। चलिए यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं, दूसरी बात लेंगे। तो एक बार देखें, ये हमने पहला लिया परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को देखने के बाद हम आगे बढ़े और यहां से हमने दूसरा कंसेप्ट उठाया द्रव्यमान संख्या का। फिर यहां से आगे बढ़े, इनको निकालने के हमने तरीके देखे। हम इसको और बेहतर तरीके से न्यूमेरिकल के दौरान देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देख रहे हैं। फिर आगे चलें, आगे चलें। तीसरी बात लिखें, तीसरी बात, परमाणु भार। एक बार बताइए, समझ में आ रहा है क्या? परमाणु भार, इसे हम लोग एटॉमिक वेट कहेंगे। एक बार बताइए, इसे हम लोग एटॉमिक वेट कहेंगे। एक बार बताइए, समझ में आ रहा है? अमन, वो याद नहीं करना है भाई। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, पीवाईक्यू कराएंगे, समय के साथ पीवाईक्यू कराएंगे। एक बार जो है आपको पूरा करा दें, फिर आपका पीवाईक्यू कराएंगे। अब सुनिए ध्यान से, जब आप इसकी बात पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा सुनीता, थोड़ी देर के लिए आप समझें, पहले पूरा हो जाने दे, फिर आपको पीवाईक्यू कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए। अब हमने कहा परमाणु भार क्या होता है। जैसे आपने कभी देखा है कि आप 1 किलो चीनी लेकर आए, तो भाई आपने कहा ये चीनी कितनी है, तो आपने कहा सर ये चीनी जो है ये 1 किलो है। आप किसी मशीन पर चढ़कर खड़े हो गए और आपने देखा कि सर ये जो मेरा वेट है 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो हो रहा है, ऐसे करके। तो सर वेट जो होता है, वेट जो जैसे आपका वेट है, ऐसे ही बहुत छोटे सूक्ष्म कणों का भी वेट होता है। जैसे आपका किसी भी पदार्थ का वेट होता है, किसी भी पदार्थ का भार होता है, वैसे ही किसी परमाणु का भी भार होता है। लेकिन हम अपने वेट को किलोग्राम में नाप लेते हैं, ग्राम में नाप लेते हैं, क्विंटल में नाप लेते हैं। लेकिन जो आपका परमाणु है, उसका भार इतना सूक्ष्म होता है, इतना कम होता है, इतना छोटा होता है कि उसके लिए कोई ऐसी स्पेशल यूनिट नहीं है, स्पेशल यूनिट नहीं है। उसे हम किसी दूसरे तत्व से तुलना करते हैं। जो कार्बन 12 होता है, ध्यान से सुने, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा जो होगा, अगर आपको हाइड्रोजन का परमाणु भार नापना हो, किसी भी तत्व का, नाइट्रोजन का परमाणु भार नापना हो, ऑक्सीजन की बात हो, चाहे कार्बन की बात हो, चाहे लिथियम की, सोडियम की, किसी की भी आपको परमाणु भार नापना हो, आप कार्बन 12 का जो परमाणु होगा, उस कार्बन 12 के परमाणु का 12वां हिस्सा करिए और उस 12वें हिस्से से हम तुलना करेंगे, उस 12वें हिस्से से हम तुलना करेंगे कि किसी भी परमाणु का भार, किसी भी परमाणु का भार कार्बन 12 के परमाणु के भार के 12वें हिस्से की तुलना में कितना है। 12वें हिस्से की तुलना में कितना है, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो हमने ये बताया कि सर परमाणु का भार, परमाणु किसी भी तत्व के परमाणु का भार ही उसका परमाणु भार कहलाता है, उसमें वजन कितना है वो उसका परमाणु भार कहलाता है। तो कार्बन 12 का जो परमाणु है, कार्बन 12 का जो एक परमाणु है, अगर आप यहां देखें, सुनिए ध्यान से, मान लीजिए ये कार्बन 12 है,
ये बनाना हमने लिया है, मान लीजिए कार्बन 12 है, इसे मैं कार्बन 12 कह रहा हूं, इसे मैं कार्बन 12 कह रहा हूं, कार्बन 12 कह रहा हूं। इस कार्बन 12 के 12 हिस्से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां हिस्सा करें। इसके 12वें हिस्से को, इसका जो 12वां हिस्सा बचा ये, इसके 12वें हिस्से को आपने एटॉमिक मास यूनिट कहा, इसके 12वें हिस्से को आपने एटॉमिक मास यूनिट कहा। और ये जो इसका 12वां हिस्सा है, कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है, इस 12वें हिस्से से आप तुलना करेंगे, इस 12वें हिस्से से आप तुलना करेंगे किसी भी परमाणु के भार की, इस 12वें हिस्से से आप तुलना करेंगे किसी भी परमाणु के भार। रिवीजन करिए, हाँ रिवीजन भी करेंगे भाई, रिवीजन भी करेंगे। लिखें, अब मैं यहां लिखता हूं, एक बार लिखें, मैं समझा दिया है, एक बार और फिर समझा दूंगा, एक बार लिखें। परमाणु भार किसी भी परमाणु का परमाणु भार वह संख्या है, किसी भी परमाणु का परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है कि एक तत्व के परमाणु का औसत भार एक तत्व के परमाणु का औसत भार कार्बन 12 परमाणु के, कार्बन 12 परमाणु के, कार्बन 12 तत्व के परमाणु के 12वें हिस्से, 12वें हिस्से का कितना गुना है। बस सवाल इतना पूछेगा आपसे, सवाल इतना पूछेगा कि परमाणु का भार तोलने नापने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, सवाल यह पूछेगा। परमाणु का भार नापने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, यह पूछेगा, यह पूछेगा। तो मैं फिर बताता हूं, मान लीजिए ये कोई आपने, वैसे बना रहा हूं कुछ भी ताकि आपको समझ में आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कोई एक ले लीजिए 12, मान लीजिए ऐसे कुछ टुकड़े हो गए। इन टुकड़ों में से आपने ये टुकड़ा लिया, ये कौन है, ये कार्बन 12 है। इस कार्बन 12 का 12वां हिस्सा लिया, इस 12वें हिस्से को आपने AMU कहा, इस 12वें हिस्से को आपने AMU कहा। और ये जो होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम, ठीक है। कार्बन के लिए कार्बन को ही क्यों लेते हैं, कार्बन को इसलिए लेते हैं, कार्बन को इसलिए लेते हैं ताकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। पहले हाइड्रोजन को लिया, पहले हाइड्रोजन को
हाइड्रोजन को लिया था, उसके बाद ऑक्सीजन से कंपेयर करने लगे, तो लिखें इसको एक बार इसको, अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, परमाणु भार बराबर तत्व का औसत भार डिवाइड बाई कार्बन 12 तत्व के और इंटू 12। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं कि किसी भी तत्व का औसत भार का तत्व के परमाणु का भार और तत्व का, या तत्व का औसत भार लिखें या तत्व के परमाणु का औसत भार लिखें। तत्व का भार लिख दें या तो कोई दिक्कत नहीं है, या तत्व के परमाणु का औसत भार लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं ताकि और समझ में आ जाए। तत्व के परमाणु का औसत भार गुणा 12 ये कितना होता है, ये आपने यहां देखा, ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और इसे ही एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, इसे ही एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं बच्चे, इंग्लिश में लिख रहा हूं, देखो एक बार लिखो इसे, लिखें परमाणु भार इतना लिखिए, आप ऐसा लिखिए, यहां लिखता हूं, एटॉमिक वेट बराबर एवरेज वेट ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइड बाई weight of one atom of carbon 12 इंटू 12। इस परिभाषा को, या अगर आपको वो परिभाषा मुश्किल लगती है, अगर आपको वो परिभाषा मुश्किल लगती है तो आप इसे याद करें। कोई बच्चा कह रहा है बार बार कि कार्बन ही क्यों लिया, कार्बन इसलिए लिया कि कार्बन 12 जो है ज्यादा स्टेबल है। अगर आप अपना वजन किलोग्राम से तोल रहे हैं, 1 किलो से तोल रहे हैं, तो आपको ऐसी चीज से अपना वजन तोलना होगा जिसके वेट में लगातार परिवर्तन ना आ रहा हो, जिसके वेट में लगातार परिवर्तन ना आ रहा हो। आपको ऐसी चीज से आपका जो है वेट तोलना होगा, ऐसी चीज से। इसीलिए कार्बन 12 जो है मोर स्टेबल है, इसी वजह से हम इसको प्रयोग करते हैं, मैं फिर एक बार बताता हूं, सुनिए कि मान लेते हैं कि आपको हाइड्रोजन का परमाणु भार नापना है, एटॉमिक वेट नापना है आपको, किसको, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट नापना है। तो आपको हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे उन परमाणुओं का एवरेज वेट लेना होगा, और कार्बन 12 का जो एक परमाणु होगा वो लेना होगा, और उसे 12 से गुणा करोगे तो किसी का वेट आ जाएगा। जो आपके 118 तत्व लिखे गए हैं आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में जो 118 तत्व लिखे गए हैं, उनमें से किसी भी एक एलिमेंट का या सभी एलिमेंट का आपको क्या नापना है, सभी एलिमेंट को आपको अगर जो है भार नापना है, तो कार्बन 12 जो होगा, कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें हिस्से से उसकी तुलना करनी होगी। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो कल मैं फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा, एक बार देखें क्या क्या समझा है।
आज हमने आपको समझाया एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक से आगे बढ़े तो हमने आपको बताया ये परमाणु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या से आगे बढ़े तो हमने बताया आपको परमाणु भार, परमाणु भार। और परमाणु भार के बारे में हमने बताया कि कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है, कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है, उस 12वें हिस्से से हम किसी भी 12वें हिस्से से हम किसी भी जो एटम है, कोई तत्व है, उसका भार निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, कल क्लास नहीं होगी, अब मंडे में हमारी क्लास होगी। और फिर हम लोग आपको पहले पूरा चैप्टर कराएंगे। पूरे चैप्टर को कराने के बाद आप अच्छे से अपना नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए, फिर अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, सभी को बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए आज के लिए नमस्ते, नमस्कार।